Welcome to my YouTube channel. In this video we are going to talk about बलबन। हम BA सेकेंड ईयर की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 वीडियोस अपलोड की हैं, उसके अंदर जिसमें हमने टर्किश इन्वेजन से लेके यहाँ तक दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट और इससे भी आगे हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हम बलबन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा था। एंड अगर आप नए हो चैनल पे एंड इसी वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले की वीडियोस देख लेना, जिससे एक सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ आएंगी। ठीक है, बलबन के बारे में बात करते हैं। रज़िया सुल्तान के बाद कुछ बहुत वीक रूलर्स रूल करते हैं एंड उसके बाद हमने बात की थी नसीरुद्दीन की, उनके बाद बलबन रूलर बनते हैं। ठीक है, लेकिन नसीरुद्दीन की डेथ से पहले भी बलबन की काफ़ी अच्छी पोजीशन थी एक कोर्ट के अंदर। ठीक है, एंड उनको जो 40 स्लेव्स का ग्रुप था उसके अंदर भी बलबन शामिल थे। ठीक है, एंड जो इससे पहले जो रूल कर रहे थे पर्सन जिनका नाम नसीरुद्दीन है, उनकी शादी हुई थी बलबन की बेटी के साथ। ठीक है, सो अब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बलबन इल्बारी टर्किश ग्रुप से बिलोंग करते थे। पहले इनको मंगोल्स ने कैप्चर किया एंड बाद में धीरे धीरे मतलब ये गुलाम थे, एज अ स्लेव इनको कैप्चर किया गया था। तो उसके बाद इनको इल्तुतमिश को बेच दिया गया। इल्तुतमिश ने बलबन को करीबन 1 लाख जीटिल के अंदर ख़रीदा था। ठीक है, एंड बलबन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, काफ़ी एजुकेटेड थे एंड मिलिट्री के अंदर भी इल्तुतमिश ने इनको एक अच्छी पोस्ट पे रखा था एंड इल्तुतमिश ने बलबन को मिलिट्री के अंदर एक काफ़ी अच्छी पोजीशन पर भी रखा था। एंड इल्तुतमिश ने इनको चालीसा का मेंबर बनाया। चालीसा के बारे में हमने बात की है। चालीसा 40 जो स्लेव्स हैं उनका ग्रुप था। ठीक है, जिसको चारगन भी बोला जाता है। एंड इसके अंदर जो नोबल्स रहते हैं वो बहुत निगरानी रखते थे काफ़ी सारी चीज़ों पे एंड वो जो सुल्तान हैं उनको सजेशंस वगैरह देते थे। ठीक है, सो ये 40 स्लेव्स का एक ग्रुप था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था एंड उसके मेंबर भी बलबन रहे थे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा रज़िया को सुल्तान बनाने में एंड बाद में रज़िया को डीथ्रोन करने में। मींस पहले तो इन्होंने हेल्प की रज़िया की कि वो सुल्तान बने एंड बाद में उस पद से रज़िया को हटाने में भी ये पीछे नहीं हटे। एंड इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था नसीरुद्दीन को सुल्तान बनाने में एंड इन्होंने मसूद को डीथ्रोन किया था। ठीक है, पद से हटाया था। एंड नसीरुद्दीन ने बलबन की बेटी के साथ शादी की थी, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। एंड इसके बाद जो नसीरुद्दीन हैं वो बलबन को एक अच्छी पोजीशन पे रखते हैं अपने कोर्ट के अंदर एंड उनको टाइटल देते हैं उल्क खान का। ठीक है, उसके बाद इनको नायब की पोस्ट पर भी रखा जाता है। एंड बलबन हिंदू रूलर्स को काफ़ी ज़्यादा अपोज करते थे, मीन्स ये इनके काफ़ी खिलाफ थे एंड इन्होंने मंगोल्स को भी दिल्ली सल्तनत के अंदर एंटर करने से रोका। सो मंगोल से ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। इनफैक्ट इनसे पहले हमने जब इल्तुतमिश की बात की तो इल्तुतमिश जलालुद्दीन की हेल्प नहीं करते क्योंकि उनको भी मंगोल्स का डर था। ठीक है, चंगेज़ खान का उनको ये डर था कि कहीं मैं इसकी हेल्प करूँ तो चंगेज़ खान कहीं हमारी दिल्ली सल्तनत पर ही हमला ना कर दें। ठीक है, सो ये डर जो है वो बलबन को भी बना रहा क्योंकि मंगोल्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इमादुद्दीन रायहन की लीडरशिप में बलबन के ओपोजिशन में एक ग्रुप बन जाता है। सुल्तान भी बलबन से ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि बलबन की पावर काफ़ी ज़्यादा थी एंड जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैसले होते थे वो ज़्यादातर बलबन ही लिया करते थे। तो सुल्तान भी इनसे खुश नहीं थे बलबन से एंड वो भी जो सुल्तान है नसीरुद्दीन वो भी ओपोजिशन को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो बलबन को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। ठीक है, एंड उनके जितने भी सपोर्टर्स थे बलबन के उन सबको भी हटा दिया जाता है एंड वहाँ पे रायहन के सपोर्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, बलबन की लीडरशिप में जो टर्क आर्मी है वो दिल्ली सल्तनत की तरफ मार्च करती है। ठीक है, रायहन के अगेंस्ट एंड इसके बाद सुल्तान भी बलबन की साइड हो जाते हैं एंड उसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है जिसमें बलबन को डेप्यूटी बनाया जाता है एंड वहाँ से रायहन को हटा दिया जाता है।
लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो मुस्लिम राइटर्स रायन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके लिए गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको एज अ रॉबर डेजिग्नेट करते हैं। वो इसीलिए करते हैं, यहाँ पे हमारे एक इंडियन जो हिस्टोरियन हैं उनका कहना है कि उनका ये ओपिनियन है कि उनको क्रिटिसाइज़ इसलिए किया जाता था क्योंकि वो एक इंडियन मुस्लिम थे, वो टर्क नहीं थे। ठीक है, अब उसके बाद फिर रहन को इनकी पोजीशन से हटा दिया गया एंड वहाँ पे फिर से जो टर्क के आमिर्स हैं वो फिर से पावरफुल हो गए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सप्रेशन ऑफ रिबेलियंस। देखो यहाँ पे जो बलबन है वो कैसे जितने भी रिबेलियस ग्रुप्स थे उन सबको कैसे सप्रेस करते हैं। सबसे पहले हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब थी। यहाँ पे जो प्रोविजनल रूलर हैं तुगन खान, वो यहाँ पे रिवोल्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं दिल्ली की अथॉरिटी को नहीं मानता। एंड उसके बाद उन्होंने अवध के ऊपर भी अटैक कर दिया। बलबन अपने कमांडर तिमुर खान को आर्मी के साथ वहाँ पे भेजते हैं एंड उनसे कहते हैं कि आपको तुगन खान को पनिश करना है एंड उनसे जो हमारा जो स्टेट है उसको वापस लेना है। जो यहाँ पे तिमुर खान है ये वहाँ पे जाते हैं एंड ऐसा ही करते हैं एंड उसके बाद तुगन खान के जो सक्सेसर्स हैं वो फिर से सुल्तान को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। एंड 1255 एडी के अंदर युज़बक ए तुगरुल खान ये सुल्तान के टाइटल को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने कॉइन्स इशू करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद इनको कामरूप के अंदर अटैक में इनको मार दिया गया एंड दिल्ली ने बंगाल के अंदर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो हम बात करेंगे अरसाला खान के बारे में। ये गवर्नर हैं कारा के एंड इन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है, सो ये हमने बंगाल के बारे में पढ़ा। यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थे। इनफैक्ट रज़िया सुल्तान के जब टाइम पीरियड के अंदर हमने पढ़ा था उस टाइम पे भी बंगाल के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के बारे में। यहाँ पे तो सिचुएशन बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ पे जो गवर्नर्स रूल कर रहे थे उन्होंने अपनी अथॉरिटी को छोड़ दिया, मीन्स जो उनके साथ थी दिल्ली सल्तनत के साथ थी, एंड उन्होंने ईरान के एक किंग की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। एंड यहाँ के गवर्नर ने अवध के रूलर के साथ भी हाथ मिला लिया कि हम दिल्ली को कैप्चर करेंगे। ठीक है, लेकिन बलबन ने इस पूरे जो ये पूरा रिबेलियस ग्रुप फॉर्म हुआ था इन सबको हटा दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मंगोल्स के बारे में। देखो मंगोल्स तो हमेशा से ही इनका डर बना हुआ था एंड मंगोल्स ने इस टाइम पे लाहौर के अंदर भी कंट्रोल कर लिया था एंड पंजाब के कुछ पार्ट पे भी उनका कंट्रोल था। तो इनका डर तो हमेशा से ही बलबन एंड इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान इन सब के टाइम पीरियड तक बना रहा था। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ हिंदू किंग्स भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। ठीक है, एंड इसीलिए बलबन ने उनको भी सप्रेस किया। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि हिंदू किंग्स पावर में आए। ओके, एंड यमुना वैली के आसपास बहुत सारे लोग मर गए एंड यहाँ पे काफ़ी सारे बैटल्स हुए एंड उसके बाद उन्होंने रणथंबोर पर भी अटैक किया एंड रणथंबोर को भी जीत लिया। तो ये सारी चीज़ें बलबन ने की थी एंड इन सब जगह पे इस तरीके से प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब हम बात करते हैं 1666 एडी के अंदर नसीरुद्दीन की डेथ हो जाती है। ओके, अब इनकी डेथ के बाद जो बलबन हैं इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी एंड इनफैक्ट ये सारी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी जब नसीरुद्दीन रूल कर रहे थे। उस टाइम पे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी एंड बलबन ही उन सब से डील कर रहे थे। तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले बलबन ये जानते थे, क्योंकि बलबन खुद भी उन जो 40 स्लेव्स का ग्रुप था, चालीसा के ग्रुप का एक मेंबर रहे थे, वो जानते थे कि जब तक ये चालीसा रहेगी, इसके मेंबर्स रहेंगे, तब तक सुल्तान के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होगी, क्योंकि ये भी इस ग्रुप के मेंबर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जानते थे। ये चाहते थे कि चालीसा की जो पावर है ये बढ़ रही है, इसको कम किया जाए, क्योंकि जब बलबन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी कि ये जो चालीसा का ग्रुप था ये कभी भी सुल्तान के अगेंस्ट होकर उनको डीथ्रोन कर सकते थे। ठीक है, दूसरा, इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत को स्ट्रॉन्ग करना, पावरफुल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं अभी। सो ये सारी चीज़ें चल रही थी, इस वजह से उनका मानना था कि जो दिल्ली सल्तनत है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जो बहुत सारा जो पैसा है वो उसके अंदर लग गया था रिबेलियंस वगैरह को सप्रेस करने में। तो जो खजाना वगैरह था वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, मींस बहुत कम बचा था दिल्ली सल्तनत के अंदर।
तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। उसके अलावा उनको हमेशा मंगोल्स से अटैक होने का डर बना रहता था कि कहीं मंगोल्स अटैक ना कर दे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे। एंड उसके बाद कुछ हिंदू रूलर्स जो बहुत कोशिश कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट हो जाएं, एंड वो भी अपनी पावर को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो उस टाइम पे जो हिंदू रूलर्स थे वो भी बलबन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थे। ठीक है, अब हम बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या मानते थे कि किंग को कैसा होना चाहिए। देखो, जब बलबन सुल्तान बने ना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। इनफैक्ट अब हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने कोर्ट के अंदर जो नोबल्स हैं, जो भी लोग हैं, उनको हंसना मना कर रखा था, कोई किसी के साथ मजाक नहीं कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट कर दी। एंड इनका ये कहना था कि जब भी ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत पुअर हैं, एंड तब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री के अंदर मेंशन है। ठीक है, और बलबन ने जब अपने बेटों को वो एक चीज़ समझाया करते थे, एंड ये बलबन के द्वारा दी गई एक स्टेटमेंट है जो वो अपने बेटों को समझाते थे। वो ये कहते थे कि जो किंग का हार्ट है वो एक स्पेशल स्टोर हाउस है डिवाइन ग्रेस का, एंड इसी रिस्पेक्ट के साथ कोई भी पर्सन सुल्तान के इक्वल नहीं हो सकता। तो वो ये मानते थे कि जो सुल्तान की पोजीशन पर है, क्योंकि खुद बलबन भी एक सुल्तान थे, कि वो जो है वो एक डिवाइन ग्रेस है। ठीक है, वो पर्सन, एंड इतनी ज़्यादा उस पर्सन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एंड वो किसी और के इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इनका ये मानना था कि जो किंग हो वो ऑटोक्रेटिक हो, मीन्स सारे फैसले किंग ले, किंग के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड जितने भी फैसले हों वो किंग के हाथों में किंग के हाथों में हों, ऐसा ना हो कि उनके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव बनाया जाए। ओके, इसके अलावा उन्होंने इरानियन ट्रेडिशंस के जो कोर्ट कस्टम्स थे उन सब को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। एंड उन्होंने कुछ स्पेशल जो क्लोथिंग होती है वो सजेस्ट करी थी जो उनके नोबल्स थे उन सबको। ठीक है, एंड वो हमेशा अपने साथ बॉडी गार्ड्स को रखते थे, मीन्स 2 लोग तो हमेशा उनके साथ रहेंगे जिनके हाथों में तलवारें वगैरह होंगी, तो वो हमेशा उनको उनके आसपास रहेंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके का कल्चर उन्होंने डेवलप कर दिया। एंड उसके बाद उन्होंने जो इरानियन फेस्टिवल्स हैं उन सबको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। एंड उन्होंने कहा कि जितने भी उनके कोर्ट में लोग हैं, कोर्टियर्स हैं, उन सबको अल्कोहल पीना बिल्कुल मना है, तो अल्कोहल को नहीं पी सकते। एंड इसके अलावा उनको हंसना भी मना था। एंड उन्होंने लोअर क्लास के लोगों को डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके अलावा वो उन्हीं लोगों के साथ बैठते थे जो काफ़ी ज़्यादा रिच थे एंड जिनकी पोजीशन काफ़ी हाई थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हम एक इंसिडेंट की बात करते हैं जो कि उनके बेटे से रिलेटेड है। जब उनको मीन्स ये अकेले बैठे हुए थे, जब इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनके बेटे की डेथ हो गई है, तो ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, एंड उसके बाद ऐसा माना जाता है कि वो गए भी नहीं। एंड जब वो वापस अपने महल में आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बाद में रोते हैं। तो इस तरीके से हिस्ट्री के अंदर बताया गया है। ठीक है, ओके। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने चालीसा को अपने लिए एक ऑब्स्टिकल मानना स्टार्ट कर दिया। उनको लगा कि भाई ये जो चालीसा का ग्रुप है ये कहीं मेरे अगेंस्ट ना हो जाए, तो उनको लगता था कि ये रुकावट है, एंड ये जो लोग हैं ये मेरा काम अच्छे से होने नहीं देंगे। ठीक है, सो इस वजह से ये कुछ रिफॉर्म्स लेके आते हैं। हम इन रिफॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इन्होंने सोल्जर्स की सैलरी को बढ़ा दिया था। ये मानते थे कि सोल्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि एंड ये हमेशा मतलब अगर इनको किसी के साथ वॉर करना है, तो मान लो कि वॉर नेक्स्ट ईयर है, तो वो 1 साल पहले ही पूरी तैयारी करके रखते थे। एंड जो भी प्लान्स वगैरह बनाने होते थे वो ये खुद सीक्रेटली बनाते थे एंड किसी को भी नहीं बताते थे। ठीक है, ओके। सो सोल्जर्स की सैलरी को इन्होंने बढ़ा दिया, एंड मिलिट्री के ऑफिसर्स ऐसे अपॉइंट करे जो काफ़ी ज़्यादा लॉयल हों। ठीक है, एंड मिलिट्री की प्रैक्टिसेस को भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया। फैक्ट्रीज़ बनाई जहाँ पे वॉर के लिए जो इक्विपमेंट्स बनते हैं वो सारे बनने लग गए थे फैक्ट्रीज़ के अंदर। ओके, एंड जब भी कहीं पे कैंपेन्स वगैरह करनी होती थी तो उसका जो पूरा प्लान होता था ये खुद उस पूरे प्लान को तैयार करते थे, एंड तब तक सीक्रेट रखते थे जब तक कि वहाँ पे अटैक ना करना हो। ठीक है, इनफैक्ट ये अपने जो नोबल्स हैं या फिर जिस प्रोविंस से आर्मी लेके जानी है उनको बस इतना बताते थे कि आपको आर्मी तैयार रखनी है, बाकी एट द लास्ट मोमेंट पे उनको बताते थे कि हमें यहाँ पर अटैक करना है। ठीक है,
ताकि इनका प्लान जो है वो अनसक्सेसफुल ना हो जाए इस वजह से। ओके, सो एंड उन्होंने एक और सिस्टम स्टार्ट कर दिया था जिसके ओपोजिशन में बहुत सारे लोग आ गए थे, ठीक है। एंड अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो इन्होंने क्या करा कि जो ओल्ड लोग थे एंड जो डिसेबल्ड थे उनसे लैंड को वापस अपनी कैपिटल में ले लिया, ठीक है। मीन्स अपना जो कंट्रोल है वो उस लैंड के ऊपर कर लिया एंड उनको 20 टंकाज उनको हर एक पर्सन को दिए गए लिविंग के लिए। मीन्स आप कह सकते हो कि इनको कुछ पैसा दिया गया एंड उनकी जो लैंड है वो स्टेट के अंडर आ गई थी, ठीक है। एंड जो विधवा लेडीज़ थी जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स कोर्ट के अंदर थे, ठीक है, एंड उनसे उनकी जो लैंड थी वो वापस ले ली गई एंड उन लेडीज़ को पेंशन दी गई। सो इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इनके खिलाफ हो गए, इनसे नाराज़ हो गए एंड उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। ये सब लोग हेल्प के लिए बर्नी के पास जाते हैं जो कि बलबन के एक फ्रेंड हैं, ठीक है। एंड इनसे ये सारी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद ये दोनों मिलते हैं। मीन्स जब बर्नी बलबन के साथ मिलते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुना है कि आपने जो ओल्ड एज के जो लोग हैं, ठीक है, उनसे आप उनके स्टेट्स वापस ले रहे हैं। तो मुझे ये डर है क्योंकि मैं भी ओल्ड हूँ, वीक हूँ, तो कहीं मुझे भी इस गॉड की ग्रेस से डिप्राइव ना किया जाए, ठीक है। सो इस तरीके की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी एंड बलबन उनकी बात समझ जाते हैं। बाद में ये सजेस्ट किया जाता है कि भाई जितने भी इक़्तेदार्स हैं उनको उनकी जो राइट्स हैं और उनकी लैंड है वो उन्हीं के पास रहे, ठीक है। सो इस तरीके का फैसला बाद में लिया जाता है एंड बलबन बहुत कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारी पावर जो है वो उन्हीं के हाथों में रहे। एंड हमने पढ़ा कि ये चालीसा को ना डिसइंटीग्रेट करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। बलबन ने क्या करा था कि जो 40 स्लेव्स का ग्रुप था जो चालीसा के अंदर जितने भी नोबल्स थे, ठीक है, उन सबको उन्होंने पनिशमेंट देनी स्टार्ट कर दिया एंड बहुत हार्श पनिशमेंट थी कि अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है एंड उनको किसी इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए भेजा है एंड वो इनकेपेबल रहे या उस इन्फॉर्मेशन को नहीं निकलवा पाए तो बलबन उनको मार देते थे, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे जो इनके नोबल्स थे उनको इन्होंने मरवा दिया था, ओके। और जो भी जिसको भी अगर ये भेजते थे कि आपको उस रिबेलियन को सप्रेस करना है या वहाँ पे आपको बैटल के लिए जाना है, अगर कोई हार के वापस आता था तो ये उसको भी पनिशमेंट देते थे। सो इस तरीके से इन्होंने चालीसा को सप्रेस किया, इस पूरे ग्रुप को इन्होंने इनकी पावर को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की, ओके। अमरोहा के अंदर इन्होंने ऑर्डिनरी मुस्लिम्स को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया था एंड इनका ये मानना था कि गवर्नेंस ना तो बहुत ज़्यादा हार्श होनी चाहिए एंड ना ही बहुत ज़्यादा वीक होनी चाहिए। इतनी भी हार्श ना हो कि लोग परेशान हो जाएं एंड इतनी भी वीक ना हो कि लोग जो हैं खुद को इंडिपेंडेंट समझने लगे एंड सुल्तान की रेस्पेक्ट करना कम कर दें, ठीक है। उसके बाद ये कहते थे कि भाई टैक्स जो है वो इतना ज़्यादा भी लोगों पे मत लगाओ कि वो पे ना कर पाएँ एंड इतना कम भी ना हो कि वो इजीली पे कर दें एंड उनके पास बहुत सारी वेल्थ हो जाए, ओके। एंड इनका ये मानना था कि जो भी ऑर्डर्स लिए जाते हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, ट्रेडर्स को हमेशा से मीन्स प्रॉस्परस रखा जाए एंड इसके अलावा एकदम सेटिस्फाइड रहें ये लोग। एंड सोल्जर्स के लिए इन्होंने सैलरी देना इनको स्टार्ट कर दिया था एंड सोल्जर्स को ये सैलरीज हमेशा टाइम पर दिया करते थे, ठीक है। उसके बाद ये चाहते थे कि पूरे एम्पायर के अंदर, ठीक है, सल्तनत के अंदर जस्टिस और पीस होना चाहिए। एंड इनका ये मानना था कि जो स्पाइस हैं, मीन्स जो लोग निगरानी रखते हैं, जो जासूस होते हैं, वो गवर्नमेंट के आइज़ और ईयर्स के समान हैं, ठीक है। सो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बलबन ने लिए थे। उसके बाद हम बात करेंगे सप्रेशन ऑफ रिबेलियंस की। देखो सप्रेशन ऑफ रिबेलियंस में हम यही पढ़ेंगे कि इन्होंने कोई नई टेरिटरी को कॉन्कर नहीं किया था, ठीक है। एंड इनकी जो पॉलिसी रही वो हमेशा से यही रही थी कि जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जितनी भी टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको सिक्योर रखा जाए। एंड इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर काफ़ी सारे रूलर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर दी थी जिसकी वजह से टैक्स इकट्ठा नहीं हो पाता था एंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी दिल्ली सल्तनत एक टाइम पे, ओके। एंड बहुत सारी रीजन्स के अंदर जो टर्किश टेरिटरी है उसको लूट लिया गया था। सो ये सारी चीज़ें चल रही थी, ओके। एंड उसके बाद इन सबको भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से सप्रेस किया। डाकुओं का काफ़ी ज़्यादा डर था, उसको भी इन्होंने कम किया।
एंड इसके अलावा बहुत सारे रिवोल्ट्स होने लग गए थे दोआब और अवध वाले रीजन के अंदर। इन सब की वजह से रोड्स बिल्कुल सेफ नहीं थे, राजपूत्स ने लूटना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट वो फार्मर्स को फार्मिंग भी नहीं करने देते थे, ठीक है। बहुत सारे डाकू भट गए थे दिल्ली के आसपास। एंड नमाज के बाद जो गेट हैं दिल्ली के अंदर वो सारे बंद कर लिए जाते थे। एंड बंगाल, बिहार एंड राजस्थान वाले रीजन के अंदर लोगों ने लूटने की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिससे कि जो टर्किश हैं वो रूल ना कर पाए, ठीक है। लेकिन बलबन बहुत करेजियस था, बहुत ब्रेव था, ठीक है। उन्होंने दिल्ली को बहुत ज़्यादा सेफ बना लिया इन सभी डाकुओं को सप्रेस करके, ओके। ये इनको पनिश करते थे, ओके। फॉरेस्ट जितने भी फॉरेस्ट थे उन सबको कटवा दिया, वहाँ पे नए फोर्ट्स बनवा दिए, अपनी मिलिट्री पोस्ट को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया, ओके। सो ये इन सभी स्टेप्स के साथ बलबन ने इन सभी रिबेलियंस को सप्रेस कर दिया था। हम बात करते हैं मंगोल इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। मंगोल्स का काफ़ी ज़्यादा डर हमेशा से ही बना रहता था, क्योंकि अब मंगोल्स का लाहौर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था एंड उन्होंने वहाँ पर ये लोग आके एस्टेब्लिश हो गए थे। बलबन अपने डेथ के बाद बुगरा खान को अपना सक्सेसर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किसी बात को लेके सुल्तान को डिसोबे किया, ठीक है। सो ये सब कुछ हुआ था उनकी डेथ से, मींस बलबन की डेथ से करीबन 30 दिन पहले। तो उसके बाद बलबन ये डिसाइड करते हैं कि मैं इसको सुल्तान नहीं बनाऊंगा, इसीलिए वो मुहम्मद के बेटे कसरूफ को अपना सक्सेसर बना देते हैं। एंड उसके बाद 1287 के अंदर बलबन की डेथ हो जाती है। एंड उसके बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन इनको थ्रोन से हटा देते हैं एंड उनकी जगह पर केकूबाद को थ्रोन पे बिठाया जाता है, ठीक है। सो ये सारे सिचुएशन बलबन की डेथ के बाद क्रिएट हो गई थी, ठीक है। सो हमने बलबन के बारे में बहुत ही डिटेल में इस वीडियो के अंदर पढ़ा है एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मुझे तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए थे। हम उन रिफॉर्म्स को पढ़ते हैं एंड कैसे इनका कहना था कि जो एक रूलर है उसको ऑटोक्रेटिक होना चाहिए एंड इसके अलावा जो चालीसा का ग्रुप है उसको भी इन्होंने डिसइंटीग्रेट किया, उनकी पावर को भी कम किया, ठीक है। एंड उसके बाद आर्मी को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, सोल्जर्स की इन्होंने एक सैलरी फिक्स कर दी थी। इस तरीके के रिफॉर्म्स ये लेके आए थे एंड बहुत पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट रूलर रहे बलबन। इससे पहले हमने रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा है बहुत डिटेल के अंदर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप सीरीज़ में इन सभी वीडियोस को देखते हो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री के नाम से आप सर्च करना, तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगी। इसके अलावा इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोज़ मिलेंगी, ओके। सो आप वो सारी वीडियोस भी देख सकते हो एंड ये टॉपिक बहुत ही हम अच्छे से कवर कर रहे हैं एंड अगर आप देखते हो ना सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ गुड डे।